हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। ज्ञान की नगरी काशी से मेर जी का प्रणाम। तो बच्चों, मेरा नाम है रविकांत दुबे। तो हम लोगों ने बच्चों अभी लाइव प्रोसेस में लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन के स्टेप्स क्या होते हैं, डाइजेशन में फूड कैसे यूज़ होता है, वो सारी चीज़ों को हमने समझा था। अब उसी सीक्वेंस से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है, मतलब रेस्पिरेशन की ज़रूरत क्या है कि डाइजेशन हो रहा है। डाइजेशन होने के बाद जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है वो हमारी बॉडी जान में जाके क्या होता है, क्या करता है वहाँ पे वो, तो हमें इसको समझना है। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड हम लोग जो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी क्या करती है। तो हम बोलेंगे रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो फूड हम लोग खाएं, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब की है, उसका ब्रेकडाउन करके करके उससे एनर्जी बनाना और बना के पूरी बॉडी को पहुंचाना। और एनर्जी जो बनता है वो एटीपी की फॉर्म में बनता है, वो कहलाता है हमारा रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है, तो आप समझेंगे कि एक ऐसा प्रोसेस है। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिससे जो फूड हम लोग डाइजेस्ट किए हैं उसको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करके बॉडी यूटिलाइज करती है, उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। और जो एनर्जी यूज़ होती है, हमारी बॉडी यूज़ करती है, वो किस फॉर्म में यूज़ करती है, एटीपी की फॉर्म में यूज़ करती है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो हमारी एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। रेस्पिरेशन का अल्टीमेट पर्पस होता है हमको एनर्जी बनाना, किससे, जो हम लोग फूड डाइजेस्ट किए खाए हैं उससे। किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी हमारे में बॉडी में बनाने काम कौन करती है, तो मेनली माइटोकॉन्ड्रिया करती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको नोट कर लेंगे। तो बात आती है सर ये रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो रेस्पिरेशन बहुत एक स्लो प्रोसेस, स्लो एंड स्टेप वाइज प्रोसेस है। स्लो तो होता है और कई स्टेप में होता है, तो इसलिए इसको स्टेप वाइज प्रोसेस भी कहते हैं। तो पहला प्रोसेस क्या होता है सर, तो जैसे मान लेते हैं हम कोई कार्ब लिए या ग्लूकोज लिए हमारी बॉडी में गया, बोलते हैं ना कि एनर्जी चाहिए तो आप ग्लूकोज पीजिए। तो मान लेते हैं हम ग्लूकोज लिए, मेरी बॉडी में ग्लूकोज पहुंचा। ग्लूकोज में पहुंचने के बाद जब ये ग्लूकोज सेल तक पहुंचेगा तो सेल क्या करती है, उस ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में इसका ब्रेकडाउन करती है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है और उस 6 कार्बन कंपाउंड को तोड़ के 3 कार्बन के 2 कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है। उसका नाम होता है पायरुविक एसिड या पायरुवेट। तो पायरुविक एसिड या पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीन्स शुगर, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं किसमें, पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और ये होता है हमारा साइटोप्लाज्म में। अब ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है, इसके बाद क्या हुआ कि अब ये ग्लूकोज जो था अब ये पहुंचेगा, पायरुविक एसिड जब है, अब ये पायरुविक एसिड अगर इसको ऑक्सीजन मिलता है तो तुरंत पहुंचता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे ये पायरुविक एसिड पहुंचेगा तो वहां चलती है क्रेब्स साइकिल। उस क्रेब्स साइकिल के हेल्प से ये जो पायरुविक एसिड था इसको भी और अच्छे से तोड़ के CO2 और वाटर में कन्वर्ट किया जाता है और ATP को बना लिया जाता है। तो पहला स्टेप क्या हुआ, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज किसमें, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, ये बन गया। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या हुआ, पायरुविक एसिड को अगर ऑक्सीजन मिला, पायरुविक एसिड को अगर ऑक्सीजन मिला तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 वाटर में, और ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऐसे रेस्पिरेशन को बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन अगर यही पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिला तो ये एनारोबिक कंडीशन में जाएगा और ये डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएगा। तो ध्यान रखेंगे। तो ऑक्सीजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस बेसिस पे रेस्पिरेशन दो तरह का। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या रेस्पिरेशन हो रहा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ध्यान रखेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए एरोबिक और बढ़िया है कि एनारोबिक, तो बोलेंगे हमारे लिए रेस्पिरेशन एरोबिक अच्छा है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी बनती है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में ATP बनती है। जैसे अगर बोले एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP 36 ATP बनती है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 4 5 6 ATP बनती है, तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन एफिशिएंट प्रोसेस है और हमारे लिए फ़ायदेमंद प्रोसेस है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, इसमें CO2 और वाटर बनता है, ATP भी बनता है हाई अमाउंट में, उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ये डेफिनेशन, इसको आप ध्यान रखेंगे। दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन है, वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, और इसमें क्या होता है, अगर प्लांट्स है, ईस्ट है, तो वहाँ एथाइल अल्कोहल बनता है, और एनिमल है तो एनिमल के मसल्स में क्या बनते हैं, लैक्टिक एसिड बनते हैं, इसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। दोनों का डेफिनेशन सामने है, आप नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है,
तो जनरली वही लिखा गया, इथाइल अल्कोहल इज यूजुअली फॉर्म्ड इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन माइक्रोब्स, जैसे ईस्ट और बैक्टीरिया लिखा गया है। और लैक्टिक एसिड लिखा गया है कि ये फॉर्म होता है माइक्रोब्स में, कहाँ पे बनता है, ये मसल सेल में बनता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आइए थोड़ा इसको और डिटेल में देखते हैं, इसको डायग्राम्स थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने क्या अभी बात किया था, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। तो ग्लूकोज कन्वर्ट पायरुवेट में कहाँ कन्वर्ट होता है, तो ये साइटोप्लाज्म में होता है, आपको इसको ध्यान रखना है। ये 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है। अब ये बनने के बाद अब इसको ऑक्सीजन मिला तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में या लो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन। ऑक्सीजन मिला तो एरोबिक, नहीं मिला तो एनारोबिक। अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो यहाँ 2 कंडीशन होती है। अगर हमारे बॉडी के अंदर, हमारे यहाँ पे एक्चुअली हमारी बॉडी में मसल्स में एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, या 2 या 3 एटीपी बन जाती है। अगर यही चीज़ ईस्ट में हो या प्लांट्स में हो तो यहाँ इथेनॉल बन जाता है, CO2 बन जाता है और एनर्जी बनती है। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 बनता है, वाटर बनता है, एनर्जी ह्यूज अमाउंट बनते हैं। यहाँ 2, 3 या 4 एटीपी बनता है, तो यहाँ 38 एटीपी बनता है, इतना फर्क आता है। इसको एक एग्जाम्पल समझिएगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, ये C6H12O6 है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, 6CO2 + 6 वाटर + 38 एटीपी। और ये यूजेबल एनर्जी है, ध्यान रखेंगे, यही एटीपी हमारी बॉडी यूज करती है, यूटिलाइज करती है। तो रिएक्शन याद रखेंगे, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, +6O2 है, और 6CO2 और +6H2 और 38 एटीपी, ध्यान रखेंगे। ये रेस्पिरेशन का रिएक्शन बड़ा कॉमन रिएक्शन है। और ये देखिए यहाँ पे अगर यही रिएक्शन है, अगर ऑक्सीजन नहीं, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। और ये रिएक्शन कहाँ चलता है, तो बोलेंगे इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन चल रहा है। ये वाला जो रिएक्शन है, यहाँ ग्लूकोज देखिए फ्यू ऑक्सीजन है, ये एनारोबिक कंडीशन है, तो यहाँ लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है और 2 एटीपी बन रहा है। देखिए कितने एटीपी का फर्क है, एटीपी भी बहुत कम बन रहा है। तो ये कहाँ पे हो रहा है सर, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। अगर हमारा पूछा जाए कि हमारे मसल्स में क्रैम्पिंग क्यों होती है, कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे बॉडी में पेन क्यों होने लगता है, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। जब हम लगातार फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे मसल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, लेकिन हमारे बॉडी को अभी भी एनर्जी की नीड होती है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, लो ऑक्सीजन में या लो ऑक्सीजन हो या फिर हमारी बॉडी को या फिर एनारोबिक कंडीशन हो, उस कंडीशन में हमारे मसल्स क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करके हमारी बॉडी क्या करती है, एटीपी का फॉर्मेशन कर लेती है। तो यहाँ पे ये चीज़ यही हो रही है, ठीक है। तो वही यहाँ पे देखिए लिखा गया है, पेन इन लेग मसल, इसको नोट भी कर लीजिएगा बच्चों आप लोग। आइए अब देखते हैं हम लोग पेन इन लेग मसल्स। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि हमारे पैर में दर्द क्यों होता है। वही हम लोगों ने भी बात किया कि जैसे जैसे हम फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती जाती है तो हमारी बॉडी की एनर्जी की डिमांड बढ़ती जाती है, तो एनर्जी की डिमांड पूरी नहीं हो पाती है। तो उस केस में हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी एनारोबिक कंडीशन में एटीपी का फॉर्मेशन करने लगती है। उस एनारोबिक कंडीशन में जब एटीपी का फॉर्मेशन करती है तो हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और ये लैक्टिक एसिड क्या होता है, इसी के कारण हमारी बॉडी में पेन होने लगता है। इसीलिए अब हम लोग जब आराम करते हैं तो ये लैक्टिक एसिड क्या होती है, डिज़ोल्व हो जाती है, और लैक्टिक एसिड डिज़ोल्व हो जाती है तो हमारे मसल्स का जो पेन है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, या तो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, आपके बोर्ड में आया हुआ कई बार क्वेश्चन है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अब जैसे हमारे बॉडी ने ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया, ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन किया तो क्या किया, O2 को लिया, और जब रेस्पिरेशन हुआ तो CO2 का फॉर्मेशन हुआ, उस CO2 को रिलीज करना, ऑक्सीजन को लेना, ये क्या कहलाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर हम बोलें एक्सचेंज ऑफ गैसेस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बात करें तो वहाँ अलग प्रोसेस है, लेकिन अगर हायर ऑर्गेनिज्म में बात करें तो वहाँ बातें अलग है। जैसे अगर हम बात करें कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये मेरा हाथ है सेल, इस सेल में अगर इस सेल में ऑक्सीजन अंदर आया, CO2 बाहर निकला, तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आता है और CO2 बाहर निकलता है, यही एक प्रोसेस चलता है। बट
अगर हम हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहाँ इस गैसेस एक्सचेंज के लिए एक डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, उसी के थ्रू हमारा गैसेस एक्सचेंज होता है। जैसे अगर हम बोले ह्यूमन में तो लंग्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है, हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाता है और CO2 बाहर आता है, तो ये लंग्स के थ्रू पूरा प्रोसेस होता है। जबकि अगर फिशेज में बोले तो गिल्स से होता है, तो फ्रॉग में स्किन से भी होता है, गिल से भी होता है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ऑर्गन बने हुए हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए, जिससे कि उनके बॉडी में गैसेस एक्सचेंज होता है, या हमारी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज होता है, जिससे भी कि एरोबिक रिएक्शन होती रहती है हम लोग के लिए। जो ये बहुत ही वाइटल प्रोसेस है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि हम जब ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेने के बाद जो हमारे बॉडी में CO2 बनता है उसको बाहर भी निकालना होता है। तो बाहर निकालना वो अलग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। जबकि हायर ऑर्गेनिज्म में बात करेंगे तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू होता रहता है। अब जैसे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में ये गिल्स के थ्रू होता है और हमारे अंदर ये लंग्स के थ्रू होता है। तो वही लिखा है कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके बॉडी में ये जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो लंग्स के थ्रू होता है। हम लोग टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझना है कि हमारे अंदर ये क्या है, और ये हमारे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की मैं बात करें तो दो पार्ट होते हैं, एक कंडक्टिंग जोन होता है, दूसरा एक्सचेंज जोन होता है। कंडक्टिंग जोन वो जोन होता है जिसके थ्रू गैसेस जाती हैं, और एक्सचेंज जोन वो जोन होता है जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ इस सिस्टम में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, यहाँ पे आप देखिए तो नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है यहाँ पे, और ये पहुँचता है हमारे लंग्स में। लंग्स में पहुँचता है तो लंग्स में एल्वुलाई होती है, जहाँ की जिसके थ्रू की गैसेस एक्सचेंज होता है। तो एल्वुलाई इज अ साइट ऑफ एक्चुअल साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, या फिर एक्सचेंज, इट इज़ अ साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज। और जबकि जो नॉस्ट्रिल है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल है, ये सारे कंडक्टिंग जोन है। अभी हम लोग एक एक करके एग्जांपल फिगर से समझेंगे। फिलहाल पहले इसको हम लोग देख लेते हैं फिगर को, फिर इसको हमको ये समझना आसान हो जाएगा। देखिए बच्चों, तो अगर हम बात करें सबसे पहले, ये देखिए ये नेजल कैविटी है, जिससे क्या होता है कि यहाँ से गैसेस जाती हैं। गैसेस यहाँ से पहुँचती हैं किसके, कहाँ पहुँचती है, फेरिंग्स में। जब हम लोग डाइजेशन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने बात किया था फेरिंग्स क्या है, ये आपका कॉमन पैसेज है फूड और एयर दोनों के लिए। तो फेरिंग्स में एयर जाता है, ठीक है, फेरिंग्स में एयर जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखेंगे। व्हाट इज फेरिंग, बोलेंगे फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फूड भी इसी के थ्रू जाता है, एयर भी जाता है, तो ये कॉमन पैसेज है। लेकिन यहाँ एयर की बात कर रहे हैं, तो नेजल कैविटी से एयर कहाँ पहुँचा, फेरिंग्स में। फेरिंग्स से पहुँचता है ये लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम लोग साउंड बॉक्स भी कहते हैं, जिसमें वाइब्रेशन होने से साउंड क्रिएट हो रहा है। जैसे जो मेरी आवाज़ आ रही है वो अंदर से जो मेरे गैसेज हैं वो निकल रहे हैं, आके यहाँ टकरा रहे हैं, टकरा के यहाँ वाइब्रेशन लैरिंग्स में क्रिएट हो रहा है। इस लैरिंग्स में वाइब्रेशन क्रिएट होने से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद लैरिंग्स से जाता है कहाँ, ट्रैकिया में। ट्रैकिया ये जो इस फिगर है, इसमें आप देखेंगे आपको यहाँ रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और वो रिंग जो होता है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होता है। जैसे मेरी उंगली देखेंगे तो उंगली में आप देखेंगे यहाँ ऐसे ऐसे जो स्ट्रक्चर, यहाँ एक लाइन दिखाई, यहाँ एक लाइन दिखाई दिया, यहाँ एक लाइन दिखाई दिया। अगर हम इसको इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग बोलें, मतलब इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होने का मतलब यहीं सिर्फ सामने की तरफ रिंग है, सामने की तरफ रिंग है, पीछे की तरफ रिंग नहीं है, इसलिए बोलेंगे इनकम्प्लीट रिंग। और ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है, इसलिए बोलते हैं कार्टिलेजिनस रिंग। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग का पर्पस क्या है, आखिर ये क्यों है, पहले इसको समझ लीजिएगा। जब हम लोग सांस लेते हैं, इसको पहले एक सिंपल एग्जांपल समझिएगा। कभी आप पतले स्ट्रॉ जो होते हैं, पतले प्लास्टिक वाले स्ट्रॉ से आप कभी भी कुछ पीजिएगा। जैसे मान लेते हैं आप कोई जूस पी रहे हैं, स्ट्रॉ पानी में लगाए और जूस पी रहे थे, और काफ़ी तेज़ी से खींचे। जब काफ़ी तेज़ी से खींचेंगे, देखेंगे स्ट्रॉ चिपक जाएगा। पतले प्लास्टिक वाला अगर स्ट्रॉ होगा तो स्ट्रॉ चिपक जाएगा जोर से झटके में खींचने पे, और उससे क्या होगा कि जो जूस है वो ऊपर नहीं आ पाएगा। वैसे ही जब हम काफ़ी तेज़ी से सांस लेते हैं, बहुत तेज़ी से जब सांस लेते हैं, तो हमारे जो सांस काफ़ी तेज़ी से होने के बाद अंदर जो फ्लूइड
जो एयर है उसका प्रेशर कम हो जाने के कारण वो हमारा जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना कर जाए, चिपक ना जाए, जिससे कि हमारे गैसेस एक्सचेंज रुक ना जाए, गैस आना जाना रुक ना जाए। उससे बचने के लिए यहाँ इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग बनाते हैं कि वाइल फास्ट ब्रीदिंग या फास्टर मूवमेंट ऑफ गैसेस, ये जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना कर जाए। ध्यान रखेंगे इस बात का। उसके बाद ट्रैकिया के बाद गैसेस पहुंचती है कहाँ? लंग्स में। लंग्स में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ब्रांचिंग निकल रही है जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में से भी आप देखेंगे कई छोटे छोटे ब्रांचेस निकल रही हैं, तो यहाँ से इसको बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शियरी ब्रोंकाई। ठीक है, तो ट्रैकिया अंदर जाके 5th लेवल ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा पे ये डिवाइड कर जाता है, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई। और लास्ट में एक जो छोटे छोटे ब्रांचिंग एकदम दिख रही पतली पतली लास्ट में, उसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल। लास्ट वाली ब्रांचिंग है ब्रोंकियोल, और उसी ब्रोंकियोल से लास्ट में देखिए आपको एक अंगूर के गुच्छे के जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको बोलते हैं एल्वोलाई। तो एल्वोलाई क्या है? अभी हम लोगों ने बात किया था, एल्वोलाई वो स्ट्रक्चर है जो एक्चुअली जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। तो एल्वोलाई इज साइट फॉर द गैसियस एक्सचेंज। तो हमसे आप लोगों से बात किए थे कि हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके 2 पार्ट हैं, एक कंडक्टिंग जोन और दूसरा एक्सचेंज जोन। कंडक्टिंग जोन वो जोन है जहाँ से गैसेस का कंडक्शन होता है, हमारी बॉडी पहुँचती है। कंडक्शन जोन का कई फायदा है। पहला तो एयर को फिल्टर करता है, नोज में हेयर है, अंदर म्यूकस की लेयर है, तो वहाँ एयर को फिल्टर करता है कि अनवांटेड पार्टिकल या मॉलिक्यूल अंदर ना जा सके। दूसरा, गैसेस के हमारी जो गैसें होती हैं जो हमारे अंदर जा रही हैं उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के बराबर करता है। और तीसरी बात होती है कि ये हमारे एयर को, जो एयर अंदर जा रही है उसको ह्यूमिडिफाई करके अंदर पहुंचता है कि अंदर मूवमेंट में तो कोई दिक्कत ना हो सके। तो कंडक्टिंग जोन का काम सिर्फ कंडक्ट नहीं करना है, फिल्टर भी करना है और ह्यूमिडिफाई करना है और एयर का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के बराबर लाना भी है। उसके अलावा बात करें कंडक्टिंग जोन में, तो उसके अलावा 2 बातें और हुई हैं। बातें ये है कि उस कंडक्टिंग जोन के बाद जो हमारा एल्वोलाई है उसको बोलते हैं एक्सचेंज जोन। एल्वोलाई को मेरी इस मुट्ठी को समझिएगा कि जैसे मान लीजिए ब्रोंकियोल्स है तो ये एल्वोलाई है, ब्रोंकियोल्स के थ्रू एयर आया, एयर आने के बाद यहाँ से O2 ब्लड में चला गया और इधर से जो ब्लड में CO2 था ये इधर आ गया और वापस से ये हमारे बॉडी इसको कंडक्टिंग जोन के थ्रू बाहर निकाल देती है। तो O2 में ही, मतलब एल्वोलाई में ही गैसेस का एक्सचेंज होता है, इसीलिए हम बोलते हैं इसको एक्सचेंज जोन। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं, पीछे हम लोग ने जो पढ़ा था कि नॉस्ट्रिल क्या है, तो नॉस्ट्रिल आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी देख लीजिए नॉस्ट्रिल क्या है। हमारे जो आउटर साइड में जो 2 ओपनिंग है जो कि नेसल पैसेज में ओपन होता है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? नॉस्ट्रिल बोल रहे हैं, ठीक है। और ये कहाँ जाके ओपन होता है? नॉस्ट्रिल जाके फेरिंग्स में ओपन होता है। और फेरिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन पैसेज फॉर, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कॉमन पैसेज है किसके लिए? फूड और एयर के लिए, ठीक है। उसके बाद ये आके खुलता है किसमें? लैरिंग्स में। तो आपको पैसेज किस जो पाथ है उसको भी ध्यान रखना है। लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स जो कि फेरिंग्स से आगे कनेक्ट होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये भी होता है। ये कार्टिलेज का बना हुआ, कई कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसमें कि वाइब्रेशन से साउंड क्रिएट होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। आगे देखिए, ये लैरिंग्स आके ओपन होता है ट्रैकिया में। ट्रैकिया जो होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होती है जो कि क्या करती है? जो ट्रैकिया है उसको कोलैप्स होने से बचाती है। कब? जब एयर काफ़ी तेज से आ रहा है या एयर एब्सेंट हो, उस केस में कोलैप्स होने से बचाती है। उसके बाद ब्रोंकाई है, तो ब्रोंकाई क्या होता है? ट्रैकिया के ब्रोंकाई में ओपन होता है जो कि आगे 5th लेवल ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा में वो ब्रांचिंग ये बाइफर्केट हो जाती है कुछ इस तरह से, ठीक है। और ब्रोंकस जो होता है आगे डिवाइड करता है बहुत सारे सब ब्रांचेज में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ब्रोंक्यूल्स से जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, अभी हम लोग ने देखा था एल्वोलाई। तो एल्वोलाई क्या है? ये एयर सैक्स होते हैं जिसमें कि गैसेस एक्सचेंज होता है और ये बहुत थिन मेम्ब्रेन का बना हुआ आता है जिसमें कि ब्लड कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती हैं। और ये एल्वोलाई में ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है ब्लड में और CO2 का जो ब्लड का CO2 होता है वो एल्वोलाई में वापस हो जाता है
और वो फिर कंडक्टिंग पार्ट से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट के थ्रू हमारी बॉडी उसको बाहर निकाल देती है। तो ध्यान रखेंगे एल्वोलाई की लेयर जो होती है बड़ी थिन होती है, उसमें ब्लड कैपिलरी भी पाई जाती है। ठीक है, तो बच्चों इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रीदिंग मैकेनिज्म क्या है? देखिए ब्रीदिंग मैकेनिज्म को समझ लीजिए जरा। हमारे बॉडी में हमारा जो लंग्स है वो एयर टाइट चैम्बर है। एयर टाइट चैम्बर है तो इसके लिए थोड़ा सा एक कुछ कॉन्सेप्ट फिजिक्स या केमिस्ट्री का कहें, इसको समझ लेते हैं। एयर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है? एयर का मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। ध्यान रखेंगे, एयर का मूवमेंट कहाँ होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। तो इसके अंदर लंग्स में हमारे प्रेशर जब कम रहेगा और बाहर का प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो एयर बाहर से अंदर आएगी, और अंदर प्रेशर ज़्यादा है बाहर प्रेशर कम है तो एयर का मूवमेंट क्या होगा? अंदर से बाहर की तरफ होगा, जिसको बोलते हैं एक्सपिरेशन। इसको करने के लिए आपको फिजिक्स एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि एक जो प्रेशर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। कभी भी कहीं वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घटता है, और वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा तो प्रेशर इंक्रीज होता है। तो इसको यही प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई होता है। जो हमारा लंग्स है, लंग्स में जो रिब्स है, रिब्स के बीच में जो लंग्स है, लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर रिब्स है, और रिब्स के बीच में जैसे मेरी उंगलियों को देखिए, ये अगर मेरी उंगलियां अगर रिब्स हैं तो इसके बीच में जो मसल्स है उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। ध्यान रखेंगे, इंटरकोस्टल मसल कहाँ होता है? रिब्स के बीच में जो मसल है उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। यहाँ जो रिब्स है इसके बीच में जो मसल है उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। अब क्या होगा, और उसके नीचे आप देखिए डोम शेप स्ट्रक्चर है, गुंबद के जैसा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं क्या? डायफ्राम। अब ध्यान रखेंगे, जब भी हमको एयर अंदर लेना है तो मतलब अंदर का प्रेशर घटाना पड़ेगा। अंदर का प्रेशर घटाना है तो हमको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा तो एयर बाहर से अंदर आएगा। तो ऐसा करने के लिए हमारे जो इंटरकोस्टल मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और हमारे रिब्स को ऊपर की तरफ खींचती है और डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। देखिए जरा, ये मेरा हाथ को देखे से डायफ्राम है। अब हम सांस खींच रहे हैं तो मतलब हम अपने लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। देखिए, तो ये आपका कुछ तरह से फ्लैट हो जाएगा। फिर देखिएगा, सांस खींच रहे हैं, डायफ्राम देखिए फ्लैट हो गया। मेरे दोनों हाथों को देखिए, ये फ्लैट हो गया, और ये देखिए वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर घट गया, प्रेशर घट गया तो अब एयर अंदर आएगा। अब ठीक, हम एयर को बाहर निकालना है। एयर को बाहर निकालना है तो हम क्या करेंगे? अपने मसल्स को रिलैक्स करेंगे। मसल रिलैक्स हुआ तो क्या हो गया? वॉल्यूम घटा, और ये डायफ्राम हमने नॉर्मल शेप में आ गया। जैसे ही अब वॉल्यूम घटा तो प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया तो एयर बाहर निकल गया। फिर देखेंगे, ये कुछ इस तरह से है। देखिए, अब सांस ले रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा तो एयर अंदर आएगा। और वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हमारे जो रिब्स के बीच में मसल, इंटरकोस्टल मसल, वो कॉन्ट्रैक्ट होगी और डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट होकर फ्लैट हो जाएगा। देखिए जरा, अब सांस बाहर निकाल रहे हैं। यही प्रोसेस होता है, यही जो गैसेस एक्सचेंज होता है ब्रीदिंग का, ये मैकेनिज्म होता है कि कब वॉल्यूम बढ़ेगा, कब प्रेशर घटेगा, कब गैसेस अंदर आएंगी बाहर जाएंगी। इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक बच्चों कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए, तो अब यहाँ बच्चे कुछ सिंटेक्स का क्वेश्चन है, इसको करके आएंगे आप लोग। व्हाट एन एडवांटेज ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डज द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विथ रिगार्ड द ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन? इस क्वेश्चन को देखेंगे, आंसर को देखेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आके पूछ लेंगे। ठीक है, तो वही बोल रहा है क्या डिफरेंट तरीका है जिससे हमारी बॉडी ऑक्सीजन को यूज करती है। ठीक है, और किसके लिए? एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो ये हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था इस तरह को। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन द ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन बीइंग में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? तो यहाँ पे देखिए एल्वेलाई है, O2 बाहर आएगा ब्लड कैपिलरी में, और यहाँ से CO2 वाटर वापस चला जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे CO2 वाटर जो ब्रेक डाउन हुआ था सेल में, वो सेल्स में ब्रेक डाउन होने के बाद उसको ब्लड में डाल दिया जाता है। अब ब्लड के थ्रू यहाँ पहुँचता है एल्वेलाई के पास। एल्वेलाई से CO2 एल्वेलाई में वापस जाएगा ब्लड कैपिलरी से, वाटर भी बाहर अंदर जाएगा और ऑक्सीजन को ले लिया जाएगा। फिर ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू सेल में पहुँचेगा, और सेल में पहुँच के इसका एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू इसका ब्रेक डाउन होगा, H2O निकलेगा, CO2 निकलेगा, और हमारा फिर ये ब्लड के थ्रू H2O CO2 एल्वेलाई में पहुँच के फिर से इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। ये प्रोसेस है जिसके थ्रू बार बार हमेशा गैसेस एक्सचेंज होता है और हमारे बॉडी में
जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो चलता रहता है। तो बच्चों इसको अच्छे से रिवाइज करिए, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा और चैप्टर को अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई अच्छा चैप्टर है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।